सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे आप सभी लोग? फटाफट कमेंट करें सारे बच्चे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तुरंत प्रभाव से। फटाफट क्लास ज्वाइन कर ले सारे बच्चे। हाँ, काफी कुछ करवा दिया आपको और अब अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे छोटे छोटे टॉपिक होते चले जाएंगे, इसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ होते चले जाएंगे। यूनिट फर्स्ट के कोई न्यूमेरिकल नहीं, कल संडे है, संडे को अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं कि संडे टू संडे क्या चलेगी अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, सॉरी फोर्थ, फर्स्ट का नाम हमारा। चलो अब एक काम करो, हेडिंग डाल लो, सदिश अभिवाह। सदिश अभिवाह या फ्लक्स एक ही बात है ना। हेडिंग डालो, सदिश सदिश अभिवाह। अभिवाह, सदिश अभिवाह। ठीक है, और हेडिंग इसके डाल लो वेक्टर फ्लक्स। क्या डालोगे? वेक्टर फ्लक्स। वेक्टर फ्लक्स, ये हेडिंग डालो सारे बच्चे, सदिश अभिवाह या वेक्टर फ्लक्स। चलो, फ्लक्स क्या होता है ये बात सीखेंगे आज अपन, है ना। क्या होता है फ्लक्स? क्या होता है फ्लक्स? की डिपेंडेंसी किस पे रहती है? फ्लक्स किस किस प्रकार किस पे निर्भर करता है? ठीक है, फ्लक्स आप जानते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और किस में से गुजरना चाहिए? यूनिट एरिया में से। कल बताया था ना तुम्हें, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है? फ्लक्स को। वही चीज है, लिखो इसके अंदर हिंदी मीडियम वाले, देखो एकांक एकांक लंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एकांक लंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या कुल बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स को व्यक्त करती है। फ्लक्स को व्यक्त करती है। फ्लक्स को व्यक्त करती है। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। आ जाओ, ये दो एरिया है। एरिया मतलब जिनसे आप, इनका एरिया मान लो, इसका एरिया कितना है बेटा? इसका एरिया कितना है? ए। और इसका एरिया भी कितना है? ए। दोनों का एरिया क्या है? सेम है। और ये एरिया, इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल है बेटा। क्या है? क्षेत्रफल। इस बात का ध्यान रखिए, एरिया सेम है दोनों का। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कोई चेंजमेंट नहीं है, पहले बोल रहा हूं, क्षेत्रफल सेम है। अब क्षेत्रफल सेम है, इसमें से जो निकलने वाली बल रेखाएं है ना, बल रेखाएं वो कुछ इस प्रकार है। ये है।
और इससे जो बल रेखाएं गुजर रही हैं वो क्या है, कुछ ज्यादा है। इससे गुजरने वाली बल रेखाएं ज्यादा है। इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहां ज्यादा, यहां या यहां? एरिया सेम था, फिर भी मान लो इसका जो विद्युत क्षेत्र था वो कितना है, ई नॉट, और इसका कितना है, ई वेक्टर। दोनों में अलग अलग है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा है। तो याद रखना फ्लक्स किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? इसका। इसका मतलब जो फ्लक्स की निर्भरता है, फ्लक्स की जो निर्भरता है वो किस पे ज्यादा है बेटा? हाँ, फ्लक्स की निर्भरता, फ्लक्स की निर्भरता, निर्भरता डिपेंडेंसी ऑफ फ्लक्स ऑफ फ्लक्स, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रोंग होगा उसकी फ्लक्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। एक तो डिपेंडेंसी ये है। इसी के साथ साथ सेम चीजें काम करे बेटा। दूसरा पॉइंट करते हैं अपन, क्या करते हैं दूसरा, क्षेत्रफल पर निर्भरता। किस पे निर्भरता, क्षेत्रफल पर निर्भरता, निर्भरता डिपेंडेंसी ऑन एरिया। डिपेंडेंसी ऑन एरिया। चलो एरिया पे कैसे देखो, ये लो एरिया कौन सा, कौन से का बड़ा है, इसका। मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ लाइंस कहां से गुजरेंगी, यहां से। ये लो, इसमें ये गुजरी, ये गुजरी, ये गुजरी और ये गुजरी। इसका एरिया है ए, कितना है इसका एरिया, ए, और इसका एरिया कितना है, ए डैश। इसका मतलब फ्लक्स ऑफ लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं, एरिया पर भी, यानी फाई इज प्रोपोर्शनल टू ए। यानी एक तो किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, और एक किस पे निर्भर करता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के स्ट्रेंथ पे, यानी उसकी विद्युत बल रेखा होंगे कौन से में ज्यादा और कौन से में कम है। तो याद रखना इसके लिए आपका कौन सा फील्ड था, ई नॉट वेक्टर, और इसके लिए कितना था, ई वेक्टर। तो दो डिपेंडेंसी हो गई, एक तो हो गई एरिया पे और एक किस पे हो गई, फील्ड लाइंस पे। तो आप क्या कहोगे कि फ्लक्स किस पे निर्भर करता है हमेशा, एक तो निर्भर करता है सर एरिया पे, और एक किस पे निर्भर करता है हमारा, बल रेखाओं की संख्याओं पे। ठीक, उतारो फटाफट नीचे, और साइड में ये लिखोगे हमेशा। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखो भाई, लिखो वेक्टर फ्लक्स के अंदर लिखो द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, the total number of field lines passing through the total number of field lines passing through unit vector, passing through unit vector perpendicularly surface area, perpendicularly surface area is called flux. Passing through unit vector perpendicularly surface area is called flux. It is represented by phi.
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 5। अब उतार लो दोनों चीजें, अच्छे से उतारना। डिपेंडेंसी ऑन एरिया। अब ये छोटे मोटे टॉपिक खत्म हो गए रे, जो चुटमुट टॉपिक आते हैं ना यूनिट के अंदर, वो खत्म हो गए हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ बड़े टॉपिक स्टार्ट होंगे और सारों में छोटे छोटे टॉपिक काम में आएंगे। आज लाइन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा, रेखा समाकलन की। चले। हम्म। अब आओ सारे बच्चे एक बार बोर्ड पे और अलग से हेडिंग डालो। फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। डालो हेडिंग, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, इधर देखो, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। चलो हेडिंग डालो, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट। अच्छी तरीके से जानते हो आप, टेंशन मत लो, इसको किया हुआ है बहुत अच्छे से। घबराने की जरूरत नहीं है, मत टेंशन लो, करके आए हुए हैं इसको। चलो डाल ली हेडिंग। चलो आओ बोर्ड पे। हाँ, ये कोई एक प्लेट है, क्लियर। इसके अंदर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता हूं मैं, ये वाला। छोटा ही तो लूंगा, उससे तो और हमें क्या मतलब है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस खूब सारी होंगी, हमें उनसे मतलब नहीं है। क्या ऐसे गुजरेंगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गुजरेंगे इसके अंदर से बहुत सारे, ठीक है। आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है ऐसे। ये है, ये हमारा एरिया एलिमेंट है, ध्यान रखना क्या है, एरिया एलिमेंट।
अब हमें इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। मैं तुमसे पूछूं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, बताओ। इसके परपेंडिकुलर। एरिया मान लो ds, कितना है ds, और एरिया में था वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए क्या लगाते हैं ऊपर, एरिया। इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना तुम्हें, तो मैं बताता हूं तुम्हें ऐसे। इस एरिया एलिमेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ऐसे निकाल लिया, ऐसे छोटा सा टुकड़ा एक बाहर निकाल लिया। इसका जो एरिया होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसके, ds ऐसे। और यहां पे जो फील्ड लाइन है वो कह दे इधर की तरफ है, फील्ड मान लो कौन सा है, ए वेक्टर ऐसे। और इनके बीच में एंगल कितना है, मान लो कि कितना है, थीटा। तो ये केस तो आप पहले करके आए थे, कल ही तो करा था अपन ने। अरे वहां पे क्या लिया था अपन ने, डी एलिमेंट लिया था, यहां पे कितना है, ds है। इसका मतलब जो आपका डी फाई आया था वो कितना आया था, ए वेक्टर डॉट ए ds वेक्टर। वहां कितना आया था, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और आपको यदि फाई चाहिए तो क्या कर दो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन और ए वेक्टर डॉट ए ds वेक्टर। किया था कि नहीं किया था। तो किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला क्या होगा, ये तो अल्पांश के कारण है, और ये इस पूरी की वजह से, ध्यान रखना अल्पांश की वजह से कौन सा है, ये वाला, पूरा नहीं है अल्पांश, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। और ये किसका है, पूरी प्लेट की वजह से। समझ गए, उतारो फटाफट। डायग्राम वायग्राम थ्योरी वोरी कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। बस ये वो चीजें हैं कि कल अपन आगे काम में लेंगे, तब आपको पता होनी चाहिए। हाँ कोई भी बना सकती है, मैंने तो एंगल नॉर्मल लिया। अब एंगल थीटा को अपन चेंज कर सकते हैं ना आराम से, कितना भी कर सकते हैं ना, जो भी एंगल बनाएंगे वो आ जाएगा। ये ए वेक्टर फील्ड है, ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना ए वेक्टर फील्ड है पूरा। तो एंगल अपन चेंज करेंगे ना, चले गया। चलो अलग से हेडिंग डालो, विद्युत फ्लक्स। वैसे कर चुके हो तुम इसको, कल ही करा था, विद्युत फ्लक्स। चलो डालो हेडिंग, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही है, कोई अलग से तो है नहीं। लिखो, किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे हुए किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, किसी विद्युत क्षेत्र में
लंबवत रखे हुए पृष्ठ से गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। ध्यान सुनना, किससे व्यक्त करते हैं इसको? फाई ई से, फाई ई से व्यक्त करते हैं। इंग्लिश में लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली या perpendicularly through on surface area, perpendicularly through on surface area is called electric flux, is called electric flux. It is represented by, it is represented by phi e, perpendicularly through on surface area is called electric flux. It is represented by phi e, phi e. अब आ जाओ, फाई ई का तो वही काम है ना बेटा। अभी मैं डी फाई ई नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली मैं क्या लिखूंगा? डी फाई ई, और क्या होगा ये? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो डी फाई कितना आ जाएगा बेटा? इसको ओपन करो तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डी एस वेक्टर का एंगल कॉस थीटा। यदि थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो डी फाई ई हमेशा क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब यदि ये वैल्यू आती है तो अब थीटा और इसके अंदर क्या सिचुएशन है थीटा 0 डिग्री होने की, वो चीजें देखे आराम से। इसके अंदर दो कंडीशंस आएगी। मैं दो प्लेट लेके दिखाता हूं आपको। वैसे देखो, एक प्लेट तो ये रही बेटा, ठीक। आओ, सेम एज इट इज एक प्लेट ऐसे, ये दो प्लेट है। अब एक का एरिया छोटा है, एक का एरिया बड़ा है। इसका मतलब इसका एरिया A1 है और इसका एरिया कितना है? A2 है, ये मान लेते हैं। A1 और A2 मान लो। अब फील्ड ऑफ लाइंस, मान लो फील्ड ऑफ लाइंस है। फील्ड ऑफ लाइंस कैसे गुजरेंगी? और भी गुजरेंगी फील्ड ऑफ लाइंस, तो ऐसे थोड़ा ना इससे इसी से गुजरेंगी, इसके बाहर से भी तो जाएंगी। चेक करो, इसमें से कितनी गुजर रही है? 1 2 3 4, जबकि इसमें से कितनी गुजर रही है? 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस फाई किसका ज्यादा होगा बताओ? हाँ, तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या? डी फाई सेकेंड ग्रेटर देन डी फाई फर्स्ट। ये तो बोलोगे भाई सेकंड का डी फाई फर्स्ट से ज्यादा है। तो एरिया पे डिपेंड कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा है। उतारो फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। अब असममिति वक्र के लिए बस
चले। इसमें ये भी दिखा देना रे, E1 वेक्टर और इसको E2 वेक्टर अलग अलग। और ये फील्ड स्ट्रेंथ है ना, जो E वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी वेक्टर है E वेक्टर। आज क्लास है क्या तुम्हें संडे की? नहीं है? संडे की छुट्टी है कन्फर्म? तो कल सैटरडे है संडे? कल छुट्टी है तब तो पूछ लेते हैं। हम्म, आओ उतार लिया। चलो हेडिंग डालो, फ्लक्स फॉर एनसिमेट्रिक बॉडी। फ्लक्स फॉर एसिमेट्रिक बॉडी, एनसिमेट्रिक बॉडी लिखो हिंदी मीडियम वाले। असममित आकृति के लिए फ्लक्स, असममित आकृति के लिए फ्लक्स। सिमेट्रिक के लिए तो निकलवाई दिया तुम्हें सारी चीजों के लिए। अरे बेलन गोले के लिए, सबके लिए बताया ना तुम्हें। अब एसिमेट्रिक बॉडी के लिए देखो किस तरीके से होगा, असममित के लिए। तो एक बार बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे। ये कोई एसिमेट्रिक बॉडी है ना, इस एसिमेट्रिक बॉडी के मैं यहां पे एलिमेंट लेता हूं। एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, और एक एलिमेंट यहां। और ये क्लोज्ड बॉडी है, ध्यान रख लेना। क्या एक क्लोज्ड बॉडी। अब मुझे एक चीज बताओ तुम, क्लोज्ड बॉडी तो ठीक है, अब आपको फ्लक्स किधर से इंसिडेंट कराओगे? इधर से। तो मान लो कि आपने फ्लक्स कौन सा, ये इंसिडेंट कराया है, कौन सा है? ई वेक्टर। अपन दूसरा क्यों ले, ई वेक्टर ही ले लेते हैं भाई, कि फ्लक्स कौन सा इंसिडेंट हो रहा है? ई वेक्टर। और आउटगोइंग कौन सा होगा? इधर आ जा भाई, ये होगा। और ये कितना है? ई वेक्टर। हमें इनसे मतलब नहीं है कि ये, एक काम करो तुम, चलो हाँ। अब देखो मेरी बात, ये तो इनकमिंग हुआ और ये कौन सा हुआ? आउटगोइंग। तो यहां तो लिखो इनकमिंग फ्लक्स, और इसको क्या लिखोगे? आउट गोइंग फ्लक्स। चलो
हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें भी पता है इधर से आएगा तो इधर से निकलेगा, इधर से आएगा तो इधर से निकलेगा। हमें मुद्दा इस बात का है। तुम एक बात बताओ मुझे तो सिर्फ, कि मान लो इस पे कोई, ये है वेक्टर की डायरेक्शन, ये है, किसकी डायरेक्शन है? आपके अल्पांश की। इस एरिया का, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तुम्हें कहा था क्लोज्ड बॉडी का इनसाइड तो होगा नहीं, कहां होगा? आउटसाइड। तो आउटसाइड इसके परपेंडिकुलर किधर होगा? इस साइड में। ये तो एरिया वेक्टर है, ये तो वेक्टर है ना, तो इसका बाहर की साइड क्या होगा? यही होगा बाहर की साइड, डायरेक्शन एन कैप। अब मुझे बताओ, ये तो इसके इंसिडेंट और ये इसके, तो इसका एंगल 90 से ज्यादा है या फिर 90 से कम है? इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेना रे, ऐसे ऐसे। ये तो कोई, अरे ऐसे नहीं होता कि मान लो ये कोई है ही, इस पे मान लो ये तो ए वेक्टर है कोई भी, और ये इसका नॉर्मल, ये तो मान लो ये नहीं है, ये कंडीशन अलग है, ये है ना, ये तो ऐसे रखा हुआ है, तो इसका ये तो डीएस वेक्टर हो गया। या मान लो आपकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एन के कैप, और इसके थीटा एंगल पे क्या है? ए वेक्टर है। वैसे ये ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर है, ऐसे आ रहा है, और इसके ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसके नॉर्मल कौन सा होगा डायरेक्शन? बाहर की तरफ, एन के कैप। अब इसके बीच में एंगल देखना है। एंगल हमेशा याद रखना किस किस के बीच में बनता है। एक होता है हमेशा टेल, और एक होता क्या है? हेड। एक होती है पूंछ और एक होता है सर, ये ध्यान रखना। एक तो टेल और एक क्या होता है? हेड। इसको तो क्या बोलते हैं? पूंछ, और इसको सिर। हमेशा एंगल बनेगा ये तो टेल टेल के बिटवीन या हेड हेड के बिटवीन। ये लास्ट में साइड में लिखना, एंगल कहां बनता है हमेशा? छोटी छोटी चीज है, टेल टेल के बिटवीन या फिर हेड हेड के बिटवीन। तो ये तो इसका देखो, ये तो इसका सर और ये इसकी पूंछ। तो आप मुझे बताओ किस किस के बीच में बनेगा? देखो जहां से स्टार्ट होता है ना वेक्टर, जहां से स्टार्ट होता है, पूंछ से स्टार्ट होता है और हेड पे जाए खत्म होता है। तो ये पूंछ, वेक्टर ये स्टार्ट हुआ, इस वेक्टर का ये सर है, और ये क्या है? इस वेक्टर की ये पूंछ है, और ये। एक काम करो, ऐसे तो एंगल बनेगा नहीं। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया मतलब ये क्या हो गई? और ये इस वाले की क्या है? पूंछ। अब एंगल कौन सा है? ये है, ना कि ये वाला एंगल। बस यही ध्यान में रखना। इसका मतलब ये एंगल थीटा से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल इधर भी मान लो एक आपका क्या हुआ, ये आया कौन सा? एरिया, और इसका भी आउटवर्ड ही होगा बाहर की तरफ, ये लो। अब एंगल कौन सा लिया जाएगा? मुद्दे की बात ये है वापस, ये नहीं लिया जाएगा एंगल, मैं पहले बोल रहा हूं। कौन सा? ये वाला। क्या करना पड़ेगा आपको? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मतलब एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ये कौन सी डायरेक्शन है? एन की कैप। यह एंगल कितना होगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90। इसमें आओ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अब इसमें से निकलने वाला फ्लक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गया वेक्टर, और इसका बाहर की साइड क्या होगा? एन के कैप। अंदर की साइड तो होगा ही ना। अब देखो, अब मुद्दा है एंगल कौन सा लेगा। अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस वेक्टर की पूंछ कौन सी है? इस वेक्टर की पूंछ कौन सी है? एंगल कौन सा है? इसका मतलब थीटा क्या है? 90 से कम। सेम सिचुएशन, ये क्या गया? कोई आपका कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर, और इसका एन के कैप कौन सा होगा? बाहर की तरफ, ऐसे एन के कैप, और ये कोई वेक्टर। एंगल कितना हुआ? लेस देन 90। अब मुझे चीज एक बात बताओ, ये चीजें समझने की है। दो सिचुएशन है, कॉस थीटा आएगा पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ना आपने, कोई भी वेक्टर लो, कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा भाई। ए डॉट डीएस है, ओपन करोगे तो आप क्या आएगा? और ई डॉट डीएस होगा तो भी कॉस थीटा आएगा, बी डॉट डीएस होगा तब भी कॉस थीटा आएगा। मैं कह रहा हूं कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और एक होती है कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव। पॉजिटिव कब होती है? जब थीटा इज लेस देन 90, और जब थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव।
तो इसका मतलब इनकमिंग फ्लक्स, आपतित फ्लक्स कैसा होगा बताओ? हैं? आपतित फ्लक्स चेक कर। आपतित फ्लक्स, आपतित फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स धनात्मक होगा। अब मुझे तुम्हें कहीं पे भी फ्लक्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स कैसे क्या होगा। ये कंडीशंस भी लिख लेना रे, ये एंगल वेंगल वाली है ना, ये टेल टेल के बीच में बनता है, हेड हेड के बीच में बनता है, काम में आएंगे आगे। पढ़ाओ, डायरेक्ट बनाना ही है। अब करेंगे हेडिंग डाल के, नहीं रेखीय समाकलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे वो सब। जैसे बनाना, ये चीज साइड में लिखना रे, एंगल टेल टेल हेड हेड के बीच में बनता है, यहीं मत चिपका देना सीधा सीधा, तुम्हारा भरोसा नहीं है कि चिपका दो उसमें। अब पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन। कल रेखा समाकलन कंप्लीट करवा देंगे और कल स्टार्ट कर देंगे हम डाइवर्जेंस। क्या कर दे स्टार्ट? डाइवर्जेंस। ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे हम। फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आएगी। बट कल तो अपन कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? फोर्थ पढ़ेंगे ना। तो फोर्थ का टाइमिंग है कल 9:30 बजे ही, हमारी मैथ की जस्ट क्लास के बाद। संडे है कल, मैथ की जस्ट क्लास के बाद टाइमिंग है, और यूनिट पढ़ाऊंगा फोर्थ। चले। हम्म देखो, इन इंसिडेंट फ्लक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एंड इमर्जिंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। लाइन लिख लेना रे, ऐसे लिखना, इनकमिंग फ्लक्स विल बी नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। एक ही बात है, कोई भी लिख लेना। फटाफट लिखो।
हेडिंग डालो रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल। अलग से हेडिंग डालो रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल। रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल। इस टॉपिक को पढ़ाएंगे अपन मंडे के दिन, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और आपका ये टाइम हो गया यार, है ना, मैथ्स का। दूसरी बात ये है, कल आपकी 9:30 बजे क्लास है। कल आपका मोटा मोटा 4th यूनिट का लगभग पोर्शन करवा दूंगा मैं। ध्यान रखना, यूनिट 4th की मैक्स टू मैक्स खींच के 4 से 5 क्लास आई, बस इतनी ही, समझ गए। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। है नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, एक यूनिट फिर उधर से होती रही, ये चलती रहे, फिर ये हो ना वो यूनिट हो जाए, 2 यूनिट हो जाती है, फिर बच्चे की पॉजिटिविटी आ जाती। समझ गए मेरी बात। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा।